जैसा कि आप सभी को पता है कि इस साल यानी कि सेशन 2023 और 24 के अंदर हरियाणा बोर्ड ने आपके लगभग सभी सब्जेक्ट के सिलेबस में और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन में बहुत अधिक बदलाव किया है, जिसकी वजह से इस बार जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो पहले कभी नहीं आते थे। तो इस वजह से आपको सैम्पल पेपर और मॉडल पेपर देखना बहुत ज़रूरी है हर एक सब्जेक्ट का, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है और जो अलग तरह के क्वेश्चन पूछ जो आएंगे उनके बारे में भी जानकारी हो जाएगी। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा 10वीं कक्षा का, और जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका मार्च 2024 के अंदर हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2023 और 24 के सेशन के लिए है, 10वीं कक्षा का है, हिंदी विषय का है, सेट ए है। एकेडमिक का मतलब होता है रेगुलर ओपन, इन दोनों छात्रों के लिए है, यानी कि दोनों जो 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा और 3 घंटे का जो है आपको टाइम मिलेगा क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ये जो इंस्ट्रक्शन है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सेम बोर्ड के एग्ज़ाम में भी यही इंस्ट्रक्शन आएंगी, तो वहाँ पर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो खंड के यहाँ से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है और जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं वो आएंगे पहले। पहले मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा। पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को देखकर ये समझें कि आपको आपकी जो है तैयारी कितनी है। अगर ये क्वेश्चन पेपर आता है तो आप कितना इसको सोल्व कर पाते हैं। यहाँ पर देखें जो एप्लीकेशन है फीस माफ़ी हेतु आई हुई है और नव वर्ष की शुभकामना के लिए मित्र को जो है पत्र लिखना है। तो एक एप्लीकेशन आई है, एक लेटर आया है, तो आप जो है इन दोनों की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आएंगे और एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँगा। तो यहाँ पर जो है क्षितिज काव्य खंड से क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू में, पुरइनी पात किसका पत्ता होता है? तो आंसर है ये कमल का पत्ता होता है। ऑप्शन क जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश रामचरितमानस के कौन से खंड से लिया गया है? तो इसका आंसर है जो वो है ऑप्शन क बालकांड से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीवन उधेड़ना का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है जीवन के रहस्य जानना। तो ऑप्शन ग जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्साह एक आह्वान गीत है, यह किसे संबोधित है? तो आंसर है इसका ये है बादल को। तो ऑप्शन क जो है आपका आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? तो आंसर है इसका जलजात। तो ऑप्शन ख जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संगीतकार का क्या काम है? तो आंसर है संगतकार का, सॉरी संगीतकार नहीं है, ये संगतकार है। तो इसका काम होता है मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना। जो गायक होता है उसके जो सहयोगी होते हैं उसको कहते हैं संगतकार। उसके बाद पांचवें क्वेश्चन के अंदर जो है स्टैंजा आया है पोयम से, और इसके नीचे क्वेश्चन होते हैं, इनके आंसर देने हैं। मैं आपको इनके आंसर बाद में दिखाऊंगा, पहले आप एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। छठे क्वेश्चन में जो है काव्यांश का भाव और काव्य सौंदर्य बताना है। सातवें क्वेश्चन के अंदर जो है आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद है खंड ग, इसमें भी जो है क्षितिज गद खंड से जो है एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, हालदार साहब हर 15वें दिन किस लिए कस्बे से गुजरते थे? तो इसका जो आंसर है वो है कंपनी के काम से। तो ऑप्शन ख जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब तक चलती थी? तो इसका आंसर जो है वो है फागुन। तो ऑप्शन घ जो है आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग्य किया है? तो इसका आंसर है पतनशील सामंती वर्ग पर। तो ऑप्शन ख जो है आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लेखिका के पिताजी का शब्दकोश कैसा था? तो आंसर है विषयवार। ऑप्शन ख आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा कितने दिनों तक होती थी? तो आंसर है इसका 5 दिनों तक। तो ऑप्शन ग जो है आंसर है। सभ्यता को किसका परिणाम कहा गया है? तो इसका आंसर है संस्कृति। तो ऑप्शन के जो है आपका आंसर होगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, पार्ट से जो है स्टेंजा वो पैराग्राफ आता है और उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर देने हैं आपको। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 में स्वयं प्रकाश तथा मनु भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है खंड ग कृतिका भाग 2 के आधार पर जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। खंड अण नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे नैतिक शिक्षा से। 4 क्वेश्चन तो आएंगे 1-1 नंबर के MCQ वाले और 2 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, योग किसको जोड़ने का काम करता है? तो आंसर है इसका उपरोक्त सभी, यानी कि योग जो है शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों को जोड़ने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुबाई को छबीली कहकर कौन पुकारते थे? तो आंसर है इसका पेशवा साहब। अगला क्वेश्चन है, सालिम अली को किस रूप में जाना जाता है? तो सालिम अली जो थे वो पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षियों के बारे में खोज करते थे, वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगिनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? तो आंसर है इसका मार्गरेट नोबल। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका आंसर है। उसके बाद 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। अब मैं आपको जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो यहाँ से जो है आपके आंसर हैं खंड क के। पहला क्वेश्चन था, जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन पेपर पहले ही दिखा चुका हूँ, उसके अंदर क्वेश्चन है पहला ग्रामर के अंदर, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो उसका आंसर है ये, जिस समास में दोनों पदों के मध्य विशेषण और विशेष्य या उपमान या उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कि ऐसा समास जिसमें दोनों पद के मध्य यानी कि बीच में विशेषण या विशेष्य या फिर उपमान या उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गगन, नीला है जो गगन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था, इसके अंदर मतानुसार और भारतेंदु इन दोनों की संधि विच्छेद करनी थी। तो आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। जो पहला है मतानुसार, मतानुसार का बनेगा मत प्लस में अनुसार। उसके बाद है भारतेंदु, तो भारत प्लस इंदु, तो ये संधि विच्छेद थी दोनों की। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, अति और उपसर्गों से एक एक नया शब्द बना, यानी कि एक एक नया शब्द बनाना था। तो अति से बन जाएगा अतिक्रमण और उप से बन जाएगा उपकार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ग्रह और घोड़ा, दोनों इन दोनों के दो दो पर्यायवाची शब्द बताने थे। तो जो ग्रह है उसको घर भी कहते हैं और निकेतन भी कहते हैं, और जो घोड़ा है घोड़े को अश्व भी कहते हैं और घोटक भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है अंधे की लाठी और दूसरा है आंखें खुलना। तो जो पहला है अंधे की लाठी, उसका मतलब होता है एकमात्र सहारा, और वाक्य में इसका प्रयोग देखें, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी के समान था। और दूसरा है आंखें खुलना, तो आंखें खुलने का जो मतलब होता है उसका होता है होश आना। फेल होने पर राम की आंखें खुल गई। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, उपमा अलंकार की परिभाषा से उदाहरण लिखिए। तो उपमा अलंकार के बारे में बताना था। आंसर देखिए, जहां रूप गुण आदि की समानता के आधार पर किसी साधारण व्यक्ति वस्तु प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया है कि रूप गुण आदि की समानता के आधार पर किसी साधारण व्यक्ति का किसी विशेष व्यक्ति के साथ यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ उसकी तुलना की जाए
तो उसको उपमा अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आंसर देखिए, दोहा एक अर्ध धर्ममात्रिक छंद है। इसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 13 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं, जैसे तुलसी या संसार में मिलियो सबसो धोए, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन निबंध का था और उससे अगला क्वेश्चन में जो है एक में एप्लीकेशन थी और एक में लेटर था। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों तब करवाऊंगा मैं आपको जब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो निबंध है और एप्लीकेशन है जब उनकी तैयारी करवाऊंगा, तब ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। क्वेश्चन पेपर जब मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर जो है काव्यांश दिया गया था, यानी कि पोएम से स्टैंजा दिया गया था और उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो कवि का जो नाम है वो है सूरदास और कविता का नाम है सूरदास के पद। दूसरा क्वेश्चन है, इस पद का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। प्रसंग के बारे में बताना है। तो आंसर देखें, उद्धव गोपियों को निर्गुण योग साधना का संदेश देने आए हैं, लेकिन गोपियां अपने वाक चातुर्य से उसे परास्त यानी कि हरा देती हैं। अपनी चतुराई की वजह से गोपियां जो हैं, जो उद्धव है यानी कि श्री कृष्ण, उनको हरा देती हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, गोपियां क्या प्राप्त करना चाहती थी। तो आंसर है, गोपियां अपना मन वापस पाना चाहती थी, जो चलते हुए यानी कि जाते हुए श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो स्टैंजा के अंदर से एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देना था। तो आंसर है ये, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। अगला क्वेश्चन है, सच्चा राजधर्म किसे माना गया है। तो आंसर है इसका, एक राजा किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रजा को परेशान और दुखी नहीं करता। तो ये जो है सच्चा राजधर्म बताया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो है एक स्टैंजा दिया गया था और उसका जो है भाव बताना था, सौंदर्य भाव और शिल्प सौंदर्य बताना था। तो आंसर देखें, भाव के अंदर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर, विश्वामित्र परशुराम की नासमझी पर मन ही मन मुस्कुराते हैं। वे सोचते हैं कि परशुराम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं। वह उनके बल और पराक्रम को नहीं जानते। ये दोनों लोहमयी तलवार हैं, गन्ने की बनी तलवार नहीं है जो जीभ पर जाते ही गल जाए। तो ये था भाव सौंदर्य। उसके बाद है शिल्प सौंदर्य। भाषा जो है अवधि है, छंद जो है दोहा है और अलंकार जो है ये यूज किए गए हैं श्लेष, और मुहावरे का प्रयोग है हरा ही हरा सूझना। उसके बाद 7वां क्वेश्चन। तो 7वें क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन हैं और दोनों जो हैं 3-3 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखें, यहाँ से आंसर है, आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है, यानी कि आत्मकथ्य कविता जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने यह संदेश दिया है कि आत्मकथा लिखने के लिए आत्मकथा लेखक, यानी कि जो लेखक आत्मकथा लिख रहा है, यानी कि अपने बारे में लिख रहा है, अपने जीवन के बारे में, को अपने जीवन की तमाम अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों तथा कमियों को भी पूरी ईमानदारी के साथ उजागर करना पड़ता है। यानी कि वो कवि या लेखक जो अपनी आत्मकथा लिख रहा है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उसको अपनी जीवन की जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उनके साथ साथ बुराइयाँ और अपनी कमियों को भी पूरी ईमानदारी के साथ बताना यानी कि लिखना चाहिए। अपने मित्रों आदि के बारे में भी सत्य लिखना होता है, यानी कि जो उसके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके बारे में भी सब कुछ सत्य लिखना होता है। अपने निजी तथा व्यक्तिगत क्षणों के बारे में लिखना होता है। अतः या तो व्यक्ति हिम्मत करके वह सब कुछ लिखे,
अन्यथा झूठी महानता प्राप्त करने के लिए कल्पना का सहारा लेकर आत्मकथा लिखने का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर यह बताया गया है, या तो हिम्मत करके वो सब कुछ सच लिखें, या कहता है कि झूठी बातें लिखकर जो है महानता प्राप्त करने की कोशिश ना करें, इसका कोई महत्व नहीं है। और इसी के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन आया था, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखिए, गोपियों के अनुसार योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान है, यानी कि गोपियों ने योग की तुलना जो है कड़वी ककड़ी के साथ की है, जिसे निगला नहीं जा सकता, और वे इसे एक ऐसी बीमारी मानती हैं जिसके बारे में न देखा न सुना और न ही भोगा। वे योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कहती हैं जिनका मन विचलित या अस्थिर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है खंड ग के एक नंबर वाले क्वेश्चनों के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। 9वें क्वेश्चन देखते हैं। तो 9वें क्वेश्चन के अंदर जो है सीन पैसेज आया था, पैसेज आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। और पहला क्वेश्चन आया था, इसके अंदर पाठ एवं लेखक का नाम लिखे। तो जो पैसेज था वो पैसेज लिया गया था बाल गोविंद भगत से, यानी कि ये पाठ का नाम है, और रामवर्क्स बैनीपुरी जो है इसके लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया। तो आंसर है जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे को किस कारण अधिक प्यार करते थे। तो आंसर है वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, यानी कि कमज़ोर था, सुस्त था और वो कमज़ोर था, इस वजह से जो है वो उन्हें अधिक प्यार करते थे। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे आदमियों पर ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है। तो आंसर है बाल गोविंद भगत का बेटा कुछ सुस्त और बीमार सा था, इसलिए उसे निगरानी की ज़्यादा आवश्यकता थी, यानी कि उनका बेटा बीमार था और कमज़ोर था, सुस्त था, इस वजह से जो है उसकी जो है अधिक निगरानी करने की आवश्यकता थी। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू कैसी थी। तो आंसर देखें, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू सुभग और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद को दुनियादारी के कामों से मुक्त कर दिया था, यानी कि घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी और बाल गोविंद जो थे वो दुनियादारी की सभी कामों से मुक्त हो गए थे। 10वें क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर देखें, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर देखें, पान वाला काला, मोटा व खुशमिजाज व्यक्ति है। कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी। उसकी बड़ी सी तोंद है, यानी कि बड़ा पेट है। वह किसी भी बात को जाने बिना ही उस पर टिप्पणी कर देता है, यानी कि बिना बात को समझे जाने और उसके ऊपर वो टिप्पणी कर देता है, यानी कि कमेंट। उसके मुंह में पान ठुसा रहता है, जिससे उसके दांत लाल काले हो गए थे, यानी कि पान खाने की वजह से उसके जो दांत थे लाल और काले हो गए थे। वह कैप्टन जैसे देशभक्त को लंगड़ा व पागल कहने से नहीं चूकता था, यानी कि कैप्टन जो बहुत बड़ा देशभक्त था, पान वाला उसको लंगड़ा व पागल कहता था। वह संवेदनशील व्यक्ति भी है। कैप्टन की मृत्यु की बात कहते समय उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई है। तो आंसर देखें, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई है क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं, यानी कि सभ्यता और संस्कृति को हम एक ही समझते हैं या फिर एक दूसरे में मिला देते हैं। इन दोनों शब्दों के साथ कई बार भौतिक और आध्यात्मिक जैसे विशेषण भी लगा दिए जाते हैं। इन विशेषणों के प्रयोग के कारण यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि सभ्यता और संस्कृति एक ही हैं या फिर अलग अलग वस्तुएं हैं। यह जानना जरूरी है कि क्या यह एक चीज़ है या दो चीज़ें हैं। यदि दो चीज़ें हैं तो दोनों में अंतर क्या है, तभी सही बात समझ में आएगी। इसलिए
सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक नहीं बन पाई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कृतिका भाग 2 से क्वेश्चन है। इसमें 3-3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन करने थे। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? आंसर देखें। भोलानाथ की माँ जब तेल डालकर उसकी मालिश करती है और चोटी को गूंथ देती है तो वह सिसकने लगता है, यानी कि रोने लगता है। परंतु अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है, यानी कि अपने साथियों को देखकर वो रोना भूल जाता है, क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही खेलना पसंद करते हैं। भोलानाथ को भी अपने साथियों के साथ उछल कूद करने में आनंद मिलता था। साथियों के बिना उसकी सारी मौज मस्ती अधूरी रह जाती है। यदि वह अपने साथियों के सामने रोना सिसकना जारी रखता, यानी कि अगर वो अपने दोस्तों के सामने रोता रहता, तो वे उसकी हंसी उड़ाते और उसे अपने साथ लेकर खेलने के लिए नहीं ले जाते। अपने मित्रों के साथ खेलने में भोलानाथ को बहुत आनंद आता था तथा अपने मित्रों के साथ वह तरह तरह की शरारतें भी करता था। वह अपने साथियों की मस्ती देखकर उसी में मगन हो जाता है, जिस कारण वह सिसकना यानी कि रोना भूल जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन था इसके अंदर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए हैं? तो आंसर देखें। जब लेखिका ने सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर पहाड़ी औरतों को देखा तो इस दृश्य ने उसे झकझोर दिया। उनके शरीर कोमल थे परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। उनके हाथों में ठाठे पड़े हुए थे और पांव फूले हुए थे। कई औरतों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे थे। मातृत्व और श्रम साधना एक साथ चल रही थी। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर 2 करने थे लेकिन क्वेश्चन आएंगे 3। तो तीसरा क्वेश्चन है, मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो आंसर देखें। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे जी का एक प्रसिद्ध निबंध है, तो यानी कि इन्होंने लिखा है ये निबंध। लेखक ने इस निबंध में बताया है कि लेखक की भीतरी व्यवस्था उसे लिखने के लिए मजबूर करती है, यानी कि लेखक का जो मन है वो उसे लिखने के लिए मजबूर करता है और लिखकर ही लेखक उससे मुक्त हो पाता है और बिना लिखे जो है उसको मुक्ति नहीं मिलती है। प्रत्यक्ष अनुभव तथा अनुभूति का रूप धारण करता है। जो अनुभव है वो अनुभूति का रूप धारण करता है, तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, यानी कि जिस चीज़ का तुम एक्सपीरियंस नहीं करोगे उसकी अनुभूति भी नहीं होगी। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि हर अनुभव अनुभूति बने। लेखक ने अपने द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की रचना का उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट किया है कि अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित यानी कि बदलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो नैतिक शिक्षा से हैं। 1-1 नंबर वाले मैं करवा चुका हूँ और जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनके आंसर देखें। 3 नंबर के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर पंक्तियाँ लिखी हुई है और उसका जो है भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियाँ थी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे अपहु शीतल होए। तो इसका आंसर जो है, हमें अहंकार से मुक्त होकर ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को भी शीतलता की प्राप्ति हो, यानी कि उनको अच्छा महसूस हो। यानी कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि सामने वाले को अच्छा महसूस हो तथा हम स्वयं भी शीतल हो जाएं और उससे जो है हमें भी प्रसन्नता हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय के क्या विचार थे? तो आंसर देखें। स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय जी के उच्च विचार थे, यानी कि बहुत अच्छे विचार थे। वे कहा करते थे कि स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि उन्होंने कहा कि लड़कियों का पढ़ना यानी कि स्त्रियों का पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियां
भावी संतान की माताएं हैं, यानी कि स्त्रियां जो हैं आने वाली संतानों की माताएं हैं। उनकी शिक्षा ऐसी हो जो उनके व्यक्तित्व में प्राचीन तथा नवीन सभ्यता के गुणों का समन्वय कर सके, यानी कि उनकी जो शिक्षा है इस प्रकार की होनी चाहिए जिसके अंदर प्राचीन यानी कि पुराने समय की और नवीन नए समय की जो सभ्यता है उसके गुणों का जो है दोनों गुण होने चाहिए, समन्वय हो, यानी कि दोनों प्रकार के गुण होने चाहिए। इस प्रकार वे चाहते थे कि स्त्रियां ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे वे अपने भावी संतान में प्राचीनता के साथ साथ नवीन गुणों का भी समावेश करें, यानी कि जिससे वो ये चाहते थे कि स्त्रियां जो हैं यानी कि औरतें वो अपनी भावी संतान यानी कि जो उनकी संतान होने वाली हैं उसके अंदर जो है अपने इतिहास के साथ साथ जो है नया जो इतिहास है यानी कि नई जो चीज़ें हैं उसके गुणों के बारे में भी जो है बता पाए, यानी कि पुरानी शिक्षा और जो नवीन शिक्षा है दोनों ही देने में वो सक्षम हो। तो ये था आपका 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन मार्च 2024 के क्वेश्चन पेपर के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।